हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 को कर रहे थे और इसके अभी तक हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको आप जाकर एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही आप लेक्चर 5 करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको एक दो बात बता दूँ कि जो हमें एक्ट पढ़ रहे हैं यह आपको हरी सिंह और यूनिवर्सिटी में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो वैकेंसीज़ निकले थे उसमें आपको काम आने वाले हैं। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा आपको वह एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और जो आपका पेपर 2 होगा वह आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रहेगा। तो इसलिए हम इसमें थ्योरी पढ़ रहे हैं ताकि आप पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को बहुत अच्छे से आप क्या कर सको, सॉल्व कर सको। और यह आपको एलडीसी, यूडीसी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट और कई सारे जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको काम आने वाला है। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने नियम 28 या धारा 28 तक हमने इसको देख लिया था। आज से हमको नियम 29 या धारा 29 देखना है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, बी नियमन। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बी नियमन के बारे में हम देखने वाले कि आखिर में बी नियमन होते क्या हैं। तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले इसको हम एक बार रीड करते हैं। इसमें लिखा है, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के यदि कोई हो कार्य संचालन के लिए जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियमन बना सकेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेश से संगत हों। तो कुछ भी काम का नहीं है, आपको अगर इसको रीड करना है तो आप इसको कर लेना एक बार फिर से। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी एग्ज़ाम में आने लायक नहीं है। फिर अब हम देख रहे हैं रूल 30 या धारा 30, जिसमें हम पढ़ेंगे वार्षिक रिपोर्ट के बारे में। तो हम देखेंगे कि भैया वार्षिक रिपोर्ट क्या होती है, किसको सौंपी जाती है, तो सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहले एक बार रीड कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें आपको 3 प्रावधान दिए हुए हैं। पहला इसमें प्रावधान है, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी। तो आपको पहली चीज़ इसमें याद रखना है कि जो आपकी वार्षिक रिपोर्ट होगी वो किसके अधीन तैयार की जाएगी, तो किसके अधीन की जाएगी, कार्य परिषद के अधीन तैयार की जाएगी। फिर इसमें लिखा है, जिसमें अन्य विषयों के साथ साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह सभा को उस तारीख को या उसके पहले प्रस्तुत की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया क्या बनेगा। आपसे पूछेगा कि जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो किसके अधीन तैयार की जाती है, तो किसके अधीन तैयार की जाएगी, कार्य परिषद के अधीन तैयार की जाएगी। और इसमें क्या है, बाकी फिर आपने इसको पढ़ लिया था तो बाकी इसमें ऐसा कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप फिर देख लेना। बाकी मेरी तरफ से तो जो मेरे को लगा है मैंने आपको बता दिया है। फिर दूसरा इसमें है, सभा अपनी टीका टिप्पणी सहित यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। मतलब क्या है, तैयार कौन करेगा, कार्य परिषद करेगी। ठीक है, अब सभा को अगर लग रहा है कि भैया वार्षिक रिपोर्ट में कोई संशोधन करना है तो वह कर देगी। अगर उसने संशोधन कर दिया है या नहीं किया है तो उसके बाद वो किसको सौंपेगी, फिर वो कुलाध्यक्ष को सौंपेगी। किसको सौंपेगी, विजिटर को सौंपेगी, जो कौन होते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं। समझ आ गया है। फिर तीसरा प्रावधान है इसमें, उपधारा 1 के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र से संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी। तो आपको याद रखना है कि जो वार्षिक रिपोर्ट होगी उसकी एक फ़ोटोकॉपी बोल सकते हो आप, या उसकी जेरॉक्स किसको दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या करवाएगी, उसको पारित करवाएगी और उसके समक्ष रखेगी। तो समझ आ गया कि वार्षिक रिपोर्ट क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वार्षिक रिपोर्ट कौन तैयार करता है, कार्य परिषद के अधीन तैयार की जाती है। फिर सभा के पास अधिकार होता है कि भैया वो इसमें क्या कर सकती है, संशोधन
कर सकती है। अगर सभा कोई संशोधन कर देता है या नहीं करता है, फिर वो किसको देगा? कुलाध्यक्ष को देगा। और साथ ही साथ इसकी जो एक प्रतिलिपि होती है वो किसके पास जाएगी? केंद्र सरकार के पास जाएगी। समझ आ गया है? तो आपको वार्षिक रिपोर्ट भी समझ आ गया होगा और विनियमन भी आपको समझ आ गया होगा। आखिर में दोनों होते क्या हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं धारा 31 या रूल 31 के बारे में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वार्षिक लेखे। इसमें क्या लिखा हुआ है? वार्षिक लेखे। तो इसमें भी आपको कई सारे प्रावधान दिए गए हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो पहला इसमें प्रावधान है विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन पत्र कार्य परिषद के निर्देश के अधीन तैयार किए जाएंगे। तो अब इसमें भी किसके अधीन तैयार किए जा रहे हैं? तो चाहे आपके वार्षिक लेखे हों या आपके तुलन पत्र हों, किसके अधीन तैयार किए जाएंगे? कार्य परिषद के अधीन तैयार किए जाएंगे। फिर इसमें लिखा है और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिन्हें इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और 15 महीने से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चीज़ तो आपको याद रखना है कि जो इसके वार्षिक लेखे मतलब जो इसकी एनुअल रिपोर्ट होती है वो किसके अधीन तैयार की जाएगी? तो कार्य परिषद के अधीन तैयार की जाएगी। फिर इस जो कर देंगे तैयार, ठीक है। फिर इसको ऑडिट कौन करेगा आपका? तो कैग करेंगे, ठीक है। अगर कैग नहीं है तो फिर उसके समतुल्य अगर कोई व्यक्ति है जिसको बोला गया है तो फिर वो करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि जो वार्षिक लेखे हैं एक वर्ष में कम से कम कितने बार होने चाहिए। तो एक वर्ष में कम से कम कितने बार होना चाहिए? एक बार। अगर एक वर्ष का नहीं पूछ रहा है तो वो महीने करके पूछ लेगा कि भैया कितने महीने से अधिक नहीं होना चाहिए? 12 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 15 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 24 महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितने महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए? 15 महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे प्रश्न इसमें बन जाएंगे। तो हम इसके MCQs प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि हाँ हमको इसके MCQ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के MCQ सीरीज़ भी हमको इसकी करनी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हम इसके लिए आपके 100+ MCQs प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और बेहतर हो सके। और मैं आपको एक दो चीज़ और बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम इसकी कंप्लीट फ्री में आपके लिए तैयारी कराने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे CCS कंडक्ट रूल और LTC रूल के PYQ प्लस MCQ एंड थ्योरी वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको भी एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपको सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किए गए हैं, तो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रावधान सेकंड इसमें क्या है। तो इसमें सेकंड प्रावधान लिखा हुआ है वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट कार्य परिषद के संप्रेषणों के साथ सभा और कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी। तो जो इसमें जो वार्षिक लेखा की जो एक प्रति होगी, मतलब जो एनुअल जो रिपोर्ट तो नहीं बोलना चाहिए इसको, लेखे को, तो जो वार्षिक लेखे होते हैं ना, तो आपको याद रखना है कि जो हम वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि किसको दे रहे थे? हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे थे। इसमें आप किसको दोगे? सभा को दोगे आप, और कुलाध्यक्ष को भी आप दोगे। समझ आ गया है? मतलब कार्य परिषद को तो आप दोगे ही, 3 लोगों को दोगे आप, कार्य परिषद को दोगे आप, सभा को दोगे आप, और कुलाध्यक्ष को आप दोगे। समझ आ गया है? चलिए फिर तीसरा इसमें प्रावधान है वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेषण सभा की जानकारी में लाए जाएंगे, और सभा के संप्रेषण यदि कोई हों कार्य परिषद द्वारा विचार किए जाने के पश्चात कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे। तो मतलब इसमें क्या बोला है, अगर कुलाध्यक्ष है और उसको लगता है कि भैया इसमें हमें कुछ संशोधन करना है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें हमको कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, तो वो किसको बोलेगा भैया? वो सभा को बोलेगा। विजिटर किसको बोलेगा? सभा को बोलेगा। अगर सभा को कुछ लग रहा है कि हमको इसमें कुछ करना है तो वो किसको बोलेगा? कार्य परिषद को, किसको बोलेगा? हाँ, कार्य परिषद को बोलेगा। फिर कार्य परिषद क्या करेगा? इसको पुनः किसको दे देगा? विजिटर को दे देगा। तो आपको समझ आ गया है कि कैसा क्या है। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
एक बार आप इसको रीड कर लीजिए पूरा, जो रूल 31 है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण, सारे रूल आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ऐसे मिस भी नहीं कर सकते हो। तो एक बार आप इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर हम जो इसमें आगे के आपके प्रावधान होंगे और जो रूल होंगे फिर हम उनको करने वाले हैं। तो पढ़ लिया क्या आपने? चलिए, तो अब इसमें चौथा प्रावधान क्या बोलता है? तो इसमें चौथा प्रावधान है, वार्षिक लेखाओं की एक प्रति कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ केंद्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी। तो मतलब क्या है, इसमें सेम है, जैसे आप वार्षिक रिपोर्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे थे उसकी प्रति, वैसे ही आप क्या करोगे, आप इसकी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रति दोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी। फिर लास्ट इसमें प्रावधान है, संपरीक्षित वार्षिक लेखा या लेखे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। तो एक गजट में कब प्रकाशित किए जाएंगे? जब संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से अगर ये पारित हो जाते हैं, तब जाके ही क्या होंगे, राजपत्र में या आपके जो गजट होता है उसमें क्या किए जाएंगे, प्रकाशित या पब्लिश्ड किए जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि वार्षिक लेखे क्या हैं, वार्षिक रिपोर्ट क्या है और विनियमन क्या है। तो एक बार मेरे को आप बता दीजिए, अगर आपको समझ आ गया है तो आप एक बार मेरे को बताइए, आपको समझ आ गया है क्या? चलिए, तो अब हम जो आपका रूल 32 या धारा 32 है, हम इसको देखते हैं, इसमें क्या है। तो धारा 32 या रूल 32 में हम क्या पढ़ेंगे, विवरणियाँ और जानकारी। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान आपके लिए हैं। तो इसमें पहले लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार को अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियाँ या जानकारी केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर देगा, जो केंद्रीय सरकार समय समय पर अपेक्षा करे। मतलब सिंपल सा इसमें मतलब बोला गया है कि अगर आपसे कोई भी जानकारी या कुछ भी अगर आपसे मांगा जा रहा है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, है ना। चाहे आपकी संपत्ति को संबंधित अगर कुछ वो जानकारी मांग रहा है या क्रियाकलापों या किसी भी प्रकार से अन्य जानकारी अगर मांग रहा है, तो आप उसको एक जो निर्धारित अवधि होती है देने के लिए, चाहे फिर वो आपकी 1 महीने की हो, 1 साल की हो, जो भी आपकी डिसाइड की गई है, तो आपको उस अवधि के भीतर आपको क्या करना है, जानकारी आपको देना है। तो समझ आ गया है कि रूल 32 और धारा 32 में क्या प्रावधान किए गए हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं धारा 33 या रूल 33, जिसमें हम पढ़ेंगे कर्मचारियों की सेवा शर्तें। तो यह आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको थोड़े थोड़े जो इंग्लिश के टर्म हैं मैं आपको वो भी बताता जाऊंगा, ताकि आपको लगे कि पता नहीं हमें क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर मेरे को लगता है तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे जो आपका रूल 32 है, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप इसको इंग्लिश में बोलोगे रिटर्न्स एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब जो आपको रिटर्न्स होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उससे संबंधित आपको इसमें प्रावधान दिए गए हैं। और जो आपका रूल 33 है, इसमें आपको बताना है कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज़ ETC, है ना। तो आपको जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तें आपको इसमें बतानी है। तो कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें आपको मेनली आपको 5 प्रावधान दिए गए हैं। तो हम 5 प्रावधान को पढ़ेंगे और उसमें हमको जो भी महत्वपूर्ण बात मिलती है तो हम उसको हाईलाइट भी करेंगे। तो इसमें पहली बात है, विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि वो किसके मौखिक नहीं होगा, वो लिखित संविदा के तहत क्या होगा, नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दे दी जाएगी। तो मतलब जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो आपका लिखित रूप में ही होता है। एक जो अगर आप यूनिवर्सिटी में जॉब मतलब अपॉइंट हो या नियुक्त हो आप, तो एक आपका
यूनिवर्सिटी में रखा जाएगा और एक आपको उसकी जेरॉक्स आपको या उसकी प्रतिलिपि आपको दे दी जाएगी। सेकंड इसमें है विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर मध्यस्थम अधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछ लेगा कि अगर मतलब विश्वविद्यालय में कोई कर्मचारी है और उसकी संविदा से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, विवाद उठता है, तो उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो पहले तो कौन होते हैं, कार्य परिषद नियुक्त करेगा एक व्यक्ति को। दूसरा, जिस व्यक्ति के खिलाफ होना है वो अपनी तरफ से एक नॉमिनेट करेगा और एक जो विजिटर होते हैं उनकी तरफ से भी एक अधिनिर्णायक होगा। तो मतलब 3 लोगों का पैनल बनेगा, तब जाके इसमें डिसीजन लिए जाएंगे। समझ आ गया है? चलो, फिर इसमें तीसरा है अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा। मतलब इसमें जो अधिकरण जो बोलेगा वही अंतिम फैसला माना जाएगा। और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि अगर इसने कोई डिसीजन दे दिया है तो फिर वही सुप्रीम माना जाएगा, उसके खिलाफ आप किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते अपील लेकर। तो समझ आ गया है? तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में आ जाएगा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी से संबंधित किसी विवाद में अधिकरण द्वारा किया गया फैसला अगर कर्मचारी को के फेवर में या उसको पसंद नहीं है, तो क्या उसके खिलाफ वह सिविल न्यायालय में जा सकता है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका जो आदेश होता है, जो उसका निर्णय होता है, वो सुप्रीम मतलब अंतिम होता है। फिर इसमें लिखा है परंतु इस धारा की कोई बात परंतु इस धारा की कोई बात कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचार प्राप्त करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब जो आपको आर्टिकल 32 और आर्टिकल 266 में जो आपको रिट्स दी गई हैं, उससे आपको क्या नहीं करेगा? निवृत्त नहीं करेगा। मतलब आपको समझ आएगा कि इसमें क्या बोलना चाहता है। चलिए, फिर इसमें चौथा प्रावधान है उपधारा 2 के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है, के अर्थ में इस धारा के निर्बंधों पर मध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जाएगा। तो आपको एक्ट याद रखना है, किस एक्ट के तहत इसमें आपकी जो सुलह होगी वो की जाएगी। तो अनुरोध मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996। तो आपको इसको विशेष रूप से आपको क्या करना है, इसको आपको याद रखना है। समझ आ गया है? चलिए, अब लास्ट इसमें प्रावधान है अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या सेवा शर्तें हैं, क्या नहीं है। चलिए, अब हम अगला देख रहे हैं रूल 34 या धारा 34। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और मध्यस्थम की प्रक्रिया। मतलब अगर छात्रों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है तो उसमें क्या वो अपील कर सकता है, क्या उसमें भी कोई मध्यस्थम की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको मेनली आपके 2 प्रावधान है, तो दोनों प्रावधान में आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रावधान क्या बोलता है, इसमें लिखा है कोई छात्र या परीक्षार्थी जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से यथास्थिति कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है। मतलब क्या है, कोई कैंडिडेट बोल दिया मैंने, हाँ कैंडिडेट भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट किसी विश्वविद्यालय में पढ़ता है और उसका नाम किसके द्वारा, जो उसकी लिस्ट होती है उसमें से अगर कुलपति के द्वारा हटा दिया जाए उसका नाम, या अनुशासन समिति के द्वारा हटा दिया जाए नाम, या परीक्षा समिति के आदेशों द्वारा या संकल्प द्वारा हटा दिया जाए उसका नाम। ठीक है, इसमें इतना बोला गया है। फिर बोला है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से 1 वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित कर दिया गया है। मतलब हटा दिया गया है और उसको बोल गया है कि अब आप 1 साल से ज़्यादा तक
मतलब ज़्यादा टाइम के लिए आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, मतलब आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। उसको ऐसे आदेश की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर कार्य परिषद को अपील कर सकेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जिस तारीख, सपोज ऐसे आज कितनी तारीख है, आज आप मान के चलो कि आज 1 तारीख है, ठीक है। अगर उसको आज निकाला गया है तो आज से लेके वो 10 दिन के भीतर 10 तारीख तक के भीतर उसको अपनी अपील किसको करनी पड़ेगी, कार्य परिषद के समक्ष उसको करनी पड़ेगी। और कार्य परिषद यथास्थिति कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपतांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी। मतलब जो कुलपति ने या जो समितियों ने जो डिसीजन लिया हुआ है उसको चेंज भी वह कर सकती है। तो कितना दिन का टाइम बोला गया है, तो आपको टाइम याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आपसे पूछ लेगा 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 18 दिन, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 दिन मैक्स टू मैक्स वो अपील कर सकता है। तो पहला प्रावधान आपको क्लियर है, बताइए। चलिए, तो दूसरा प्रावधान है, विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर मध्यस्थम अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 33 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4 और उपधारा 5 के उपबंध इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशाक्य लागू होंगे। तो हमने मतलब जो पर पढ़े थे वो सारे धारा इस पर क्या होंगे, लागू होंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि छात्रों के विरुद्ध अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है ना, तो उसमें वो अपील कैसे करेगा, मध्यस्थ की प्रक्रिया कैसे क्या अपनाई जाएगी। तो आई थिंक आपको अब सब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे धारा 35 या रूल 35, जिसमें प्रावधान है अपील करने का अधिकार। तो आपको जो धारा है, जो रूल है, आपको मौखिक याद होना चाहिए कि किस रूल में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो अपील करने का अधिकार किस में है, धारा 35 में या नियम 35 में है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को यथास्थिति विश्वविद्यालय की किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य या प्रबंध तंत्र के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद को अपील करने का अधिकार होगा। और तब कार्य परिषद उस विनिश्चय को जिसके विरुद्ध अपील की गई है पुष्ट या उपतांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी। तो हमने ऊपर देखा है, अगर आपको अपील करना है तो आप किसके समक्ष अपील करोगे, कार्य परिषद के समक्ष अपील करोगे। और टाइमलाइन जो है मैंने आपको बताया था, छात्रों से संबंधित मैक्स टू मैक्स आप 10 दिन के भीतर आप कर सकते हो। तो आपको एक निश्चित अवधि के भीतर आपको कार्य परिषद के समक्ष अपील करना रहता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है कि धारा 35 में वो क्या बोलना चाहता है। क्योंकि लैंग्वेज बहुत टिपिकल है, इसलिए मैं आपको बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो समझ आ गया है। चलिए, अब रूल 36 या धारा 36 में क्या है, भविष्य और पेंशन निधियाँ। तो क्या है धारा 36 में, भविष्य और पेंशन निधियाँ। तो देखो अब इसमें क्या है, इसमें भी आपको 2 प्रावधान दिए गए हैं, तुम दोनों एक बार रीड करेंगे और जो भी IMP होगा मैं आपको बता दूंगा। तो पहला प्रावधान इसमें है, विश्वविद्यालय अपने कर्मचारी के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाए ऐसी भविष्य या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जो ठीक समझे। तो इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं, आपको समझ आ गया होगा। सेकंड देखते हैं, प्यारा क्या है, जहाँ ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि इस प्रकार गठन किया गया है वहाँ केंद्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी निधि हो। तो आपको भविष्य निधि अधिनियम पता होना चाहिए 1925। और इसके पहले भी हमने एक अधिनियम देखा हुआ था
वो कौन सा अधिनियम था बताइए? अनुरोध और मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996। तो आपको इन एक्ट के जो ईयर हैं आपको यह भी याद होने चाहिए। समझ आ गया है? चलिए, तो समझ आ गया कि भविष्य और पेंशन निधियां में क्या आपको याद रखना है। चलो अब रूल 37 या धारा 37 देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद। देखिए अब इसमें अंदर क्या लिखा है देखते हैं। यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देश किया जाएगा जिसका उस पर अंतिम निश्चय होगा। तो मतलब कि कोई निकाय है या कोई प्राधिकरण है, उसमें अगर कोई विवाद होता है, सदस्य के नियुक्ति संबंधी विवाद उठता है, तो इसका जो निर्णय होगा वो कौन करेगा? विजिटर करेंगे। और उनका क्या होगा? जो निर्णय होगा वो विनिश्चय क्या होगा? अंतिम होगा। समझ आएगा? तो दोनों चीज़ आपको याद रखना, कौन करेगा और अंतिम होगा, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। समझ आ गया है? फिर रूल 38 या धारा 38 में है आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना। तो इसमें लिखा हुआ है विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथास्थिति ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जो उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है नियुक्त, निर्वाचित या संयोजित करती है, और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या संयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा जिस तक वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है सदस्य रहता है। तो मतलब क्या बोला है कि कोई अगर सदस्य है, ठीक है, और आकस्मिक उसका पद रिक्त हो जाता है, तो सपोज अगर उसका टेन्योर और जो उसका कार्यकाल है वो उसका 5 साल का है, तो जो सदस्य नियुक्त किया जाएगा वो कितने साल के लिए किया जाएगा? सिर्फ 5 साल के लिए किया जाएगा। समझ आ गया है? अब रूल 39 या धारा 39 देखते हैं उसमें क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान ना होना। अब देखो इसमें क्या है। इसमें लिखा हुआ है विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्रवाई केवल इस कारण अधिमान नहीं होगी कि उसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं। मतलब है कि अगर कोई निकाय है और उसमें कोई कार्रवाई चल रही है, तो आप उसको ऐसे अधिमान नहीं बोल दोगे कि भैया उसमें तो फलाना जो मेंबर है वो तो आया ही नहीं है ना, या फिर उसकी रिक्ति है, तो आपकी जो कार्रवाई होंगी उनको अधिमान नहीं माना जाएगा। तो समझ आ गया है आपको? चलिए अब है धारा 40। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आपने शेयर नहीं किया हमारे वीडियो को तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ सभी बच्चों तक पहुँच सकें। और अगर आपको PDF चाहिए है, जो हमारी MCQ सीरीज़ चल रही हैं, और आपको पता होगा कि आपका जो इसमें MTS का भी एक एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें आपका कंप्यूटर आने वाला है, तो उसके लिए मैम आपके लिए बहुत बढ़िया MCQ सीरीज़ करा रही हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी आप देख सकते हो। हालांकि भाई आपको बैंकिंग से लेके UPSC से लेके हर स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल एग्ज़ाम जहाँ पर भी कंप्यूटर आता है वहाँ आपको काम आने वाला है। तो अगर आप नहीं देखा है तो आप उसको भी एक बार जाकर आप देख सकते हो। और आज से ही या कुछ 1-2 दिन में ही हम FSO पर भी वीडियो जो हम पहले बनाते थे, फिर हमने उसको बंद कर दिया था क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो था वो पोस्टपोन कर दिया गया था। वापस से उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम उसकी भी अब वीडियो जल्दी ही आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमको बहुत सारा मोटिवेशन आपके थ्रू
मिल सके। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, जो आपका रूल 40 है उसको फिर हम कल के लेक्चर में देखते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।